आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम से जुड़े राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्रीमान सुनील कुमार जी और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत के सभी जनप्रतिनिधिगण और राज्यों से लेकर पंचायत तक सभी हमारे अधिकारी और कर्मचारीगण, हम सबके ध्यान में है कि 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस का आयोजन होता है और पंचायती राज दिवस के दिन यह प्रयत्न होता है कि प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति उस कार्यक्रम में रहे। और मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांश कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी ने उपस्थित होकर देश की पंचायत क्षेत्र में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों का, कर्मचारियों का हमेशा उत्साहवर्धन किया है। इस बार जब 24 अप्रैल आया तो लॉकडाउन था, तो ये कार्यक्रम कैसे किया जाए यह समस्या थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया तो प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान की। और आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि हजारों हजार पंचायती राज क्षेत्र में काम करने वाले जनप्रतिनिधि उस कार्यक्रम से जुड़े थे और प्रधानमंत्री जी ने उस दिन स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ किया था। पंचायती राज दिवस के अवसर पर भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत और राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 306 पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान करता है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इसकी संख्या 213 है। नानाजी देशमुख ग्राम सभा गौरव पुरस्कार, इसकी संख्या 27 है। जो पंचायतें बच्चों के हित में काम करती हैं, ऐसा बाल हितैषी पुरस्कार, इसकी संख्या 30 है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, पंचायतें अच्छा बना सकें और प्रतिस्पर्धा हो सके, इसके लिए भी 28 पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ई सर्विस शुरू हो, हमारा पेमेंट सिस्टम में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, हमारे कामकाज में पारदर्शिता हो और बाकी ग्राम पंचायतों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, इस दृष्टि से राज्यों को ई पुरस्कार 8 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। 24 अप्रैल को ग्राम सभा गौरव पुरस्कार, बाल हितैषी पुरस्कार और जीपीडीपी, ये तीनों पुरस्कार तैयार थे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इसकी संख्या ज़्यादा है और ये पुरस्कार की संख्या जरूर कम है, लेकिन उस समय तक लॉकडाउन के कारण अधिकारियों का जाना आना और जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करना संभव नहीं हो पाया था। इसलिए ये 2 पुरस्कार बचे थे और बाकी पुरस्कार प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में घोषित हो गए थे। आज सभी विजेताओं को ये पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं
मैं भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से सभी पुरस्कार विजेताओं को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। जिन लोगों को इस बार पुरस्कार नहीं मिले हैं, मैं उन सब लोगों को भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस साल में आप अच्छा काम करिए। 2021 में आप भी पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में शामिल होंगे, ऐसा मैं आप सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह पुरस्कार काफी प्रतिस्पर्धी हो गया है और अब देश भर में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एक समय में प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार देना है इसलिए दिया जाता था, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए 55,000 संस्थाओं ने अपने को आवेदित किया। 55,000 लोग इस प्रतिस्पर्धा में थे और 55,000 लोगों में से सारी जांच पड़ताल की गई, पूरी प्रक्रिया की गई। 55,000 में से 306 लोगों को चयनित किया गया। मैं समझता हूं जो 306 लोग चयनित हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनके द्वारा जो काम हुआ है वह काम बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणास्पद होगा। आज ग्रामोदय संकल्प हमारी पत्रिका है, इसका भी विमोचन हुआ है। पिछले बार लॉकडाउन के समय में ई मैगजीन के रूप में इसका लोकार्पण हुआ था, लेकिन इस बार यह पुस्तक छपी है और यह सभी ग्राम पंचायतों में पोस्ट के द्वारा पहुंचाई जाती है। ग्रामोदय संकल्प यह पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पत्रिका के माध्यम से कोशिश की जाती है कि पंचायती राज हो, ग्रामीण विकास हो, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय हो, इन सब मंत्रालयों से संबंधित जो जानकारी है वो आप तक पहुंचे। जो प्रेरणास्पद कहानियां हैं वो आपके पास पहुंचे, जिनसे कि उनको देखकर, पढ़कर आप अपने क्षेत्र में भी काम कर सकें और उस काम को आगे बढ़ा सकें। ग्रामोदय संकल्प बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण पत्रिका है और यह देश के हर ग्राम पंचायत में पहुंचती है। प्रकाशन की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो देश का यह बड़ा प्रकाशन है, क्योंकि ग्राम पंचायतें हमारी 2.5 लाख से ज़्यादा हैं। जिला पंचायत है और ब्लॉक पंचायत है, सभी लोगों तक ये पत्रिका पहुंचती है, तो यह एक बड़ा प्रकाशन है। मैं आप सब ग्राम पंचायत क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि जब ये पत्रिका आए तो इस पत्रिका को आपने पढ़ना चाहिए। इसमें तीनों विभागों से संबंधित बहुत ही प्रेरणास्पद लेख और बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके सामने आएंगी, जो आपको काम करने में निश्चित रूप से मदद करेंगी। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि जब 24 अप्रैल का दिन था, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा संचालित स्वामित्व योजना का उद्घाटन किया था। इस स्वामित्व योजना का ग्रामीण क्षेत्र में बहुत महत्व है। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि शहर में जो मकान बना होता है उस मकान की रजिस्ट्री भी होती है और उस मकान का नामांतरण भी होता है और उस मकान का मालिकाना हक भी मालिक के पास होता है। अगर वह व्यक्ति जो शहर में प्रॉपर्टी रखता है वो अपने परिवार के बच्चों को रोजगार स्थापित करने के लिए बैंक से लोन लेना चाहता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी का उपयोग बैंक में कर सकता है। अगर किसी की जमानत देने की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकता है।
कलेक्टर की गाइडलाइन के अनुसार उसकी प्रॉपर्टी की कीमत दिनों दिन बढ़ती रहती है। वो बैंक गारंटी बनवाना चाहता है, उसमें भी प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकता है। लेकिन हम सब गांव के निवासी हैं, गांव में हमारा मकान है, घर है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, लेकिन गांव में मैं मकान का मालिक हूं ऐसा कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है। और यह दस्तावेज नहीं होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने गांव की प्रॉपर्टी का उपयोग किसी भी काम के लिए नहीं कर सकता। स्वामित्व योजना के अंतर्गत भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय पूरे देश में ऐसी ग्रामीण क्षेत्र की जो संपत्तियां हैं उनका पहचान करके, उनका सर्वे करके और एक सुनिश्चित योजना के माध्यम से इस कार्यक्रम को अमल कर रहा है। यह काम मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र अनेक राज्यों में प्रारंभ हो चुका है और ये जैसे ही पूरा होगा वैसे ही गांव में जिस व्यक्ति का मकान है उस व्यक्ति को राज्य सरकार एक प्रमाण पत्र देगी और वह प्रमाण पत्र उस व्यक्ति के मकान का मालिकाना हक होगा। और जब यह हक गांव में रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसके मकान की कीमत बढ़ जाएगी और वह मकान का व्यापारिक दृष्टि से भी कभी उपयोग करना चाहेगा तो कर सकता है। और एक मकान को बैंक में मॉर्गेज करके अगर परिवार बढ़ रहा है तो गांव में वो दूसरे मकान का भी बड़ा निर्माण कर सकता है। इसलिए स्वामित्व योजना जो है बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन करने वाली है, गांव का कायाकल्प करने वाली है, गांव की संपत्ति को समृद्ध बनाने वाली है। गांव में ये सर्वे की टीमें आपके यहाँ आने वाली हैं। जब भी आए तो मेरा सभी पंचायती राज क्षेत्र में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों से, कर्मचारियों से अनुरोध है कि उनका सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं जिससे कि गांव की संपत्ति समृद्ध हो सके। मुझे इस बात के लिए भी आप सब लोगों को बधाई देना है कि कोरोना वायरस के संकट के दौर में सारी दुनिया एक तौर से बंद हो गई थी। हमारे देश के बड़े कल कारखाने सब बंद हो गए थे, आवाजाही बंद हो गई थी, लेकिन हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थानीय आधार पर चल रही थी। हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था किसानों के परिश्रम के माध्यम से चल रही थी। कोरोना के संकट काल में गांव के लोगों ने और किसानों ने जो देश का साथ दिया है उसकी जितनी तारीफ की जाए मैं समझता हूं कम ही है। देश का हर क्षेत्र इस लॉकडाउन के पीरियड में नीचे आया है, लेकिन कृषि का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊपर की ओर जा रहा है। यह हमारी भारतवर्ष की बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को और बढ़ाना है, गांव की अर्थव्यवस्था को और बल देना है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो गांव आत्मनिर्भर बनेगा तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी के वाक्य को, प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को, प्रधानमंत्री जी की दृष्टि को अगर हमें साकार करना है तो मैं समझता हूं कि उस साकार करने के पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का हो सकता है तो गांव में रहने वाले किसान का हो सकता है, गांव में रहने वाले नागरिक का हो सकता है और पंचायती क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका हो सकता है। तो ये बड़ी जवाबदारी आज पंचायती राज क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधियों के कंधों पर है। कोरोना वायरस संकट से बचने के लिए गांव में रहने वाले हमारे कर्मचारी, कहने को तो वो छोटे कर्मचारी हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का सचिव हो, चाहे वो रोजगार सहायक हो, चाहे हमारी आंगनवाड़ी सहायिका हो, चाहे हमारी आशा वर्कर हो, लेकिन इन सब लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस वायरस के सामुदायिक विस्तार को रोकने में जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। स्व सहायता समूहों ने गांव-गांव में मास्क बनाकर, सैनिटाइजर बनाकर लोगों को जो उपलब्ध कराया है उसके लिए मैं आप सब
लोगों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार का फोकस पूरी तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि पर है और इसलिए आप सब इस बात के साक्षी हैं कि जब 5 साल पहले 13वें फाइनेंस कमीशन की अनुशंसाएं आई थी, उस समय देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 5 साल में विकास का काम करने के लिए 65,000 करोड़ रुपया उपलब्ध होता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभाला तो 14वें फाइनेंस कमीशन की अनुशंसाएं आईं और वो अनुशंसाएं 2,02,92 करोड़ रुपए खर्च करने की थी ग्राम पंचायत क्षेत्र में। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, इसमें 1 रुपए की भी कटौती करने की जरूरत नहीं है। और आपने देखा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 2,02,92 करोड़ रुपया नीचे पंचायत क्षेत्र तक गया। अब 15वें फाइनेंस कमीशन की अनुशंसाएं आना है, उन्होंने अपनी एंटरिम रिपोर्ट दे दी है और 13वें फाइनेंस कमीशन में 65,000 करोड़ रुपया 5 साल के लिए मिलता है और इस बार 15वें फाइनेंस कमीशन में 1 साल के लिए ही 60,000 करोड़ रुपए की अनुशंसा आयोग ने की है और उसके किस्तें ग्राम पंचायत को जारी कर दी गई हैं और राज्य सरकारें आप सब तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रही हैं। अनेक स्थानों पर वो पहुंच भी गई है। ग्राम पंचायत का महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक समय था कि ग्राम पंचायतों के पास पैसे की उपलब्धता नहीं होती थी, लेकिन आज केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य का वित्त आयोग, फिर चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो और चाहे राज्य की अन्य योजनाएं हों, वो सारी योजनाएं पंचायत के माध्यम से ही संचालित होती हैं। जब पैसा पंचायत में पहुंचता है तो पैसे का सदुपयोग होना भी जरूरी है और जब पंचायत के पास पैसा है तो पैसे की दृष्टि से हिसाब किताब रखना भी ठीक प्रकार से जरूरी है, उसका ऑडिट होना भी जरूरी है, उसका सामाजिक ऑडिट होना भी जरूरी है और उसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने अनेक प्रकार की तकनीक का प्रयोग करके आप सबको ये सुविधाएं प्रदान की हैं और मुझे विश्वास है कभी सभी सरपंचगण और ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत इसका अनुसरण करेंगी और उनके क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी रहे, पैसे का सदुपयोग हो, यह सुनिश्चित करने का काम आप सब लोगों के माध्यम से हो रहा है। मनरेगा के अंतर्गत पहले 60,000 करोड़ रुपया हुआ करता था। इस बार वायरस के संकट को देखते हुए, रोजगार की समस्या को देखते हुए 40,000 करोड़ रुपया और ऐड किया है। अब 1 साल में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए जल संरक्षण और जल संरचनाओं के सृजन की दृष्टि से 1,01,500 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये बहुत बड़ी राशि है और इसको खर्च करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों की है। यह पैसे का ठीक उपयोग हो और जल संरचनाओं का इस पैसे का उपयोग किया जाए, जिससे कि जो पानी का संकट हम लोगों के सामने है, हम उस संकट से निश्चित रूप से
देश दुनिया का श्रेष्ठ देश बने, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी की चिंता को आप सब लोग दूरदर्शन के माध्यम से हमेशा उनके संपर्क में रहते ही होंगे। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत में सरपंच की भूमिका सिर्फ नाली और सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाने के लिए नहीं है। पंचायत का समग्र विकास हो, हमारी पंचायत सबसे अच्छी पंचायत हो, हमारी पंचायत में कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो स्कूल नहीं जाता हो। स्कूल हर बच्चा जाए, यह सिर्फ शिक्षा विभाग की जवाबदारी नहीं है। शिक्षा विभाग के लोगों की जवाबदारी है, मास्टर आएगा स्कूल में पढ़ाएगा, लेकिन अगर बच्चा स्कूल में नहीं होगा तो मास्टर क्या करेगा। तो हम सब चुने हुए प्रतिनिधियों की जवाबदारी है कि जुलाई शुरू हो गया है, अगस्त आ गया है, अब स्कूल शुरू होने वाले हैं थोड़े दिन में, तो कोई भी ऐसा बच्चा गांव में नहीं रहना चाहिए। ये टारगेट हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लेना चाहिए अपने हाथ में कि मेरी ग्राम पंचायत में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो स्कूल नहीं जाता हो, जो पढ़ाई से जुड़ा हुआ नहीं हो। अगर मेरे गांव में गरीबी है, मेरी ग्राम पंचायत में कुपोषण है और कुपोषण से बच्चे मर जाते हैं, तो मुझे संकल्प लेना चाहिए कि मैं 5 साल के अपने कार्यकाल में अपनी ग्राम पंचायत के कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करूंगा। कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण आहार की योजनाएं, पोषण आहार बड़ी मात्रा में जाता है, ठीक बट रहा है नहीं बट रहा, पात्र लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यह देखना भी हमारी जवाबदारी है। और अगर ऐसा लगता है कि जो सरकार की योजना है वो कहीं अपर्याप्त है, तो हर गांव में 10-20 लोग सक्षम और समृद्ध होते हैं, कुछ मध्यम क्लास के लोग होते हैं और कुछ गरीब लोग होते हैं। ऐसे 10-5 परिवार ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे जिनके यहाँ कुपोषण की समस्या है। हर ग्राम पंचायत में वो होती भी नहीं है। जब एक सरपंच चुन जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, वो ब्लॉक में जाता है, उसकी जान पहचान बढ़ती है, उसकी मान्यता बन जाती है। तो हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि जो ग्राम पंचायत के बाहर के सोर्स हैं वो भी कुपोषण को समाप्त करने की दृष्टि से हमारे यहाँ काम आए। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर सरपंच का ध्यान टीकाकरण की तरफ नहीं होता। ये मेरी जवाबदारी है सरपंच के नाते, मेरे गांव में स्वास्थ्य विभाग के लोग आएं, हर बच्चे का टीकाकरण करें। इंद्रधनुष योजना चल रही है, इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत फ्री में टीके लगाने की व्यवस्था है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लोगों पर हमको दबाव निर्माण करना चाहिए कि मेरी पंचायत में आज तक टीकाकरण नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। उसके लिए तहसीलदार को पत्र लिखो, एसडीएम को पत्र लिखो, कलेक्टर को पत्र लिखो, मुख्यमंत्री को पत्र लिखो। तुम्हारी ग्राम पंचायत में टीकाकरण करने के लिए हेल्थ विभाग के लोगों को आना चाहिए। गांव के लोगों के हेल्थ का चेकअप हो, इसके लिए गांव में शिविर लगने चाहिए और उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। आप सरकारी अस्पताल में संपर्क करोगे, लोग आएंगे, लोगों का चेकअप करेंगे, महिलाओं का चेकअप करेंगे, गर्भवती महिलाओं का चेकअप करेंगे और उससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा। इस दिशा में निश्चित रूप से ग्राम पंचायत के सरपंचों को भी विचार करके काम अपने हाथ में लेना चाहिए। हम गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव के जनप्रतिनिधि हैं, हमारा मुख्य धंधा कृषि है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कृषक की आमदनी 2022 तक दोगुनी करना है। अब कृषि का क्षेत्र अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो आमदनी दोगुनी कैसे होगी। कम पैसे में, कम लागत में कौन सी फसल हो सकती है, एग्रीकल्चर के लोगों को बुलाना चाहिए। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में अपने गांव के किसानों को लेकर जाना चाहिए कि भाई बताइए हम अपनी आमदनी दोगुनी कैसे कर सकते हैं, कौन सी फसल कर सकते हैं, उसमें लागत कम आए, फर्टिलाइजर की लागत कम आए, पानी की लागत कम आए और हम अपने उत्पादन का उचित मूल्य ले सकें। प्रधानमंत्री जी ने अभी कानूनी बदलाव भी किए, नए कानून बनाए। पहले किसान को मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए जाना पड़ता था, अब किसान अपने घर से बेच सकता है। कृषि उत्पाद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। अब अगर कोई टैक्स मांगता है तो हम सब लोगों को उस मामले पर बताना चाहिए, राज्य के लोगों को, मंडी के लोगों को, वही कानून बन गया है।
अब कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर से, अपने खेत से, अपने वेयर हाउस से, यहीं से किसी को भी अपना उत्पादन बेच सकता हूं। इस दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण अगर करना है तो निश्चित रूप से पहले आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत का निर्माण हमें करना होगा। गांव में पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग कैसे हो सकता है, इसका नेतृत्व हमारे सरपंच गणों को करना होगा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आपकी अहम भूमिका है। इस भूमिका का निर्वाह आप सक्षमता पूर्वक कर सकें, ऐसा मेरा इस अवसर पर आप सबसे अनुरोध है। आज पुनः मैं इस अवसर पर जिन हमारे भाइयों और बहनों को पुरस्कार मिला है उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और अगले बार फिर 24 अप्रैल को नए पुरस्कार वितरण समारोह में हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।